हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ और पार्ट 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि सिलेबस मैंने आपको डिस्कस ही कर दिया है और इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पर भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। अगर हम बात करें, अभी तक हम लोग 7 विधियों को पढ़ चुके हैं, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड, क्रॉस कल्चरल मेथड। इतने मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या वीडियो छूट गई है तो आप प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई हैं सारी वीडियो, सारी क्लासेस की, तो एक बार जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे नैदानिक या केस अध्ययन विधि, यानी क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है केस स्टडी मेथड, सबसे पहले उसकी हम इस विधि की परिभाषा और स्वरूप देखेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं का अन्वेषण एवं विश्लेषण किया जाता है। यानी केस स्टडी मेथड क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सोशल यूनिट के लाइफ के इवेंट्स का अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं। अब ये सामाजिक इकाई क्या हो सकती है, देखिए, सामाजिक इकाई के रूप में कोई एक व्यक्ति, यानी कि हम किसका स्टडी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, किसी एक व्यक्ति का, या किसी एक परिवार का, या एक संस्था, या एक समुदाय, या एक संगठन आदि को लिया जा सकता है। यानी कि सामाजिक इकाई के रूप में हम एक पर्सन को, एक परिवार को, एक कम्युनिटी को, एक इंस्टीट्यूशन को, एक संगठन को ले सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि इस अध्ययन विधि में जो केस होता है उससे तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया या घटना से होता है जिसका एक आबद्ध संदर्भ यानी कि बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट होता है। अर्थात केस में सम्मिलित की गई घटना या इकाई की अपनी चारदीवारी होती है। अब देखिए, जैसा कि PV यंग क्या कहते हैं, PV यंग के अकॉर्डिंग केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवनी का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। यानी जीवनी का मतलब बायोग्राफी का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस किया जाता है, ये PV यंग कहते हैं। ठीक है। अब बहुत ढेर सारी परिभाषाओं को मिलाकर एक फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है, जैसा कि मान लीजिए यिन भी कहते हैं। यिन क्या कहते हैं कि जो केस स्टडी मेथड है यह एक अनुभविक जांच है। ये क्या है, एक एक्सपीरियंस टेस्टिंग है, अनुभविक जांच है, एक्सपीरियंस टेस्टिंग है, जो एक वास्तविक ज़िंदगी के संदर्भ में, जो कि रियल लाइफ के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में समकालीन घटनाओं का अन्वेषण तब करता है जब घटना तथा संदर्भ के बीच, यानी इवेंट एंड कंटेक्स्ट, घटना तथा संदर्भ के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं होती है तथा जिसमें सबूत के बहुत सारे स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यानी अगर हम बात करें इसके कुछ खास तथ्यों की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, केस अध्ययन विधि में किसी सामाजिक इकाई के विकासात्मक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो केस अध्ययन में सामाजिक इकाई का अध्ययन उसके विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, सोशल यूनिट के रूप में एक व्यक्ति विशेष का भी अध्ययन किया जा सकता है या अन्य सामाजिक ग्रुप जैसे परिवार या किसी संस्कृति का भी अध्ययन किया जाता है। ये मैंने बता ही दिया। महत्वपूर्ण तथ्य 2 ये हो गए। तीसरा है आपका, देखिए, केस अध्ययन विधि एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें सामाजिक इकाई के एकात्मक स्वरूप को टूटने नहीं दिया जाता है। यानी एक तरीके से ये इसकी कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अध्ययन किया जाने वाला सामाजिक इकाई को संपूर्ण रूप से अध्ययन की कोशिश की जाती है। मतलब कि जो सोशल यूनिट है उसे एज अ होल अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण लेते हैं, यदि किसी परिवार को एक सामाजिक इकाई के रूप में अध्ययन करने का निश्चय किया गया है तो उस परिवार की ऐतिहासिक घटना चक्रों का ब्यौरा तैयार करके परिवार को विभिन्न उप इकाई में न बांटकर उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। यानी अगर हम एक परिवार का अध्ययन कर रहे हैं एज अ सोशल यूनिट, तो उस पूरे परिवार को एज अ होल कंसिडर करेंगे, ना कि उस परिवार में जितने सदस्य हैं उनको सब यूनिट मानकर। ठीक है। यानी एज अ होल पूरे इंसिडेंट को कवर करेंगे, पूरे इवेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। चौथा क्या है विशेषता इसकी,
केस अध्ययन विधि में अध्ययन के लिए चुने गए सामाजिक इकाई के क्या तथा क्यों दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि केस स्टडी मेथड में जो रिसर्चर होता है उस सोशल यूनिट के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी हाइपोथेसिस है, उसके क्या यानी व्हाट एंड वाई दोनों पक्षों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस विधि में शोधकर्ता सोशल यूनिट के जटिल व्यवहार परक पैटर्न की व्याख्या तो करता ही है, साथ ही साथ वह उन कारकों का भी पता लगाता है जिनसे इस तरह के जटिल व्यवहार परक पैटर्न की उत्पत्ति हुई है। यानी कि शोधकर्ता या रिसर्चर क्या करता है, एक तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न यानी कि उसका पता लगाता है जो कि व्हाट है, क्या है, और उसके बाद क्या करता है, इस तरह के जटिल व्यवहारात्मक पैटर्न की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, उसका भी पता लगाता है। यानी वह सामाजिक इकाई का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन भी करता है और एक्सप्लेनेशन भी करता है, दोनों चीज़ें करता है। अब आगे अगर हम बात करें तो केस अध्ययन विधि के प्रकार देख लेते हैं क्या है। तो केस अध्ययन विधि के प्रकार की बात करें तो देखिए क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता किसी स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके या कर उसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह सिर्फ उन अवस्थाओं का अवलोकन करता है जो वर्तमान समय या बीते हुए समय में उपस्थित रहकर अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक इकाई में परिवर्तन लाता है। यानी कि देखिए केस स्टडी मेथड में जो रिसर्चर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं करता है ना, मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। यानी केस स्टडी मेथड में सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम रिसर्चर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आईवी में मैनिपुलेशन नहीं करता है, तो वो केस अध्ययन विधि हो गई। ठीक है, यानी अब उसमें करता क्या है, देखिए वो, बल्कि वह सिर्फ उन अवस्थाओं का अवलोकन करता है जो वर्तमान समय या बीते हुए समय में उपस्थित रहकर अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक इकाई में परिवर्तन लाता है। यानी कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टाइम में या पास्ट टाइम में जो सोशल यूनिट है उसके बिहेवियर में परिवर्तन या बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आए हैं, केवल उन कंडीशंस को डिस्कशन करता है, स्टडी करता है, ना कि वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, व्यवहार परक जो वैज्ञानिक हैं यानी बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने केस अध्ययन विधि के 2 उप प्रकार भी बतलाए हैं। कौन कौन से, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो काइंड्स ऑफ केस स्टडी मेथड कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अपसारित या अपसरित केस विश्लेषण यानी डेविएंट केस एनालिसिस, और सेकंड टाइप है पृथक नैदानिक केस विश्लेषण यानी आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। अब इसमें सबसे पहला हम देखते हैं क्या है, डेविएंट केस एनालिसिस क्या होता है। तो डेविएंट केस एनालिसिस क्या है, केस अध्ययन के इस प्रकार में शोधकर्ता एक ही साथ 2 ऐसे केसेस को लेता है जिसमें काफ़ी समानता होते हुए भी भिन्नता होती है। यानी ध्यान से समझिएगा इस लाइन को कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें केसेस में सिमिलरिटीज़ होते हुए भी डिफरेंस मौजूद होता है, यानी सिमिलरिटी विद डिफरेंसेस। एक बार मैंने कहा था कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यानी ऐसी कौन सा मेथड है जिसमें सिमिलरिटीज़ विद डिफरेंसेस होते हैं, तो वो है आपका डेविएंट केस एनालिसिस। केस स्टडी मेथड का ये एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, एक ही साथ 2 ऐसे केसेस को रिसर्चर लेता है जिसमें काफ़ी समानता होते हुए भी भिन्नता होती है। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है जो आइडेंटिकल ट्विन्स यानी कि 1 आइडेंटिकल ट्विन पेयर्स, एकांकी जुड़वा युग्म जिसमें से एक सामान्य है तथा दूसरा सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है, यानी 2 बच्चे हैं जो कि एकांकी जुड़वा हैं जिसमें से एक सामान्य अवस्था में है और दूसरे को सिजोफ्रेनिया है। तो वो क्या करता है, उसका अध्ययन करता है कौन, रिसर्चर। उसमें वह देखता क्या है, सबसे पहले देखिए यह कैसा उदाहरण है, यह डेविएंट केस एनालिसिस का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए, इस उदाहरण में दोनों बच्चे चूँकि एकांकी जुड़वा हैं यानी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, इसलिए उनमें काफ़ी समानता है। भाई जाहिर सी बात है, मोस्टली जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, परंतु फिर भी इन दोनों में भिन्नता है। अब भिन्नता किस बात से है, देखिए पहला जो है सामान्य है लेकिन
दूसरा जो है, एक जो है मानसिक रोग से ग्रसित है तथा दूसरा सामान्य है, ठीक है। यानी एक को सिजोफ्रेनिया है और एक नॉर्मल है। यानी शोधकर्ता क्या करेगा, इन दोनों बच्चों को के तुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा कि वे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण इन दोनों एकांकी जुड़वा बच्चों में इस तरह की भिन्नता हुई है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है आपका डेविएंट केस एनालिसिस मेथड का, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन वाला। दूसरा पार्ट है इसका, जो दूसरा टाइप है उसे कहते हैं पृथक नैदानिक केस विश्लेषण, यानी आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। अब इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रकार के केस विश्लेषण में थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक, ओके। इस प्रकार के केस विश्लेषण में विधि में शोधकर्ता वैयक्तिक इकाइयों का विश्लेषण उसके विश्लेषणात्मक समस्याओं के आलोक में करता है। यानी देखिए जो आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस है, इसमें रिसर्चर क्या करता है, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनका जो एनालिसिस है, उनका एनालिसिस उनके एनालिटिक प्रॉब्लम्स के कंटेक्स्ट में करता है। इस ढंग के केस अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति के बीते हुए दिनों के घटना चक्रों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो डिप्रेशन में चला गया है, कोई पेशेंट है या कोई ऐसा केस है जो डिप्रेशन में चला गया है। अब रिसर्चर क्या करेगा, उसके डिप्रेशन में आने के जो भूतपूर्व कारण है, जो पास्ट रीजंस हैं, कंडीशंस हैं, आखिर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस उसके सामने बनी, उसने अपनी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चला गया, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक थे। तो जब रिसर्चर जो है इस तरीके का अध्ययन करता है इंडिविजुअल यूनिट का, उसके पास्ट के आधार पर उसका विश्लेषण करता है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है आइसोलेटेड क्लिनिकल केस। अब देखिए इसमें जो सबसे मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं उनको बारे में आप लोग सभी ने सुना भी है। इस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस में सर्वाधिक होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस का यूज़ सबसे ज़्यादा हम किस में करते हैं, तो साइको एनालिसिस में सबसे अधिक होता है और साइको एनालिटिकल थ्योरी के जन्मदाता भी फ्राइड को ही माना जाता है। तो देखिए क्या है, फ्राइड द्वारा अध्ययन किया मशहूर हंस केस इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। फ्राइड ने मानव आत्मिक अनुक्रिया सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ह्यूमन साइकिक रिस्पॉन्स का प्रतिपादन अनेक पृथक नैदानिक केसेस के विश्लेषण से उत्पन्न तथ्यों के आधार पर किया है। देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि थ्योरी ऑफ ह्यूमन साइकिक रिस्पॉन्स का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि मानव आत्मिक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सिगमंड फ्राइड ने मानव आत्मिक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, केस अध्ययन विधि के दोनों प्रकार काफ़ी लोकप्रिय हैं। अंतर केवल देखिए दोनों में क्या है, अंतर इतना ही है कि जो आपका आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस है उसका प्रयोग क्लिनिकल सिचुएशन में अधिक होता है, जबकि डेविएंट केस एनालिसिस का प्रयोग सामान्य अवस्थाओं में अधिक होता है। ये देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इन दोनों मेथड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो आइसोलेटेड क्लिनिकल एनालिसिस है उसका प्रयोग क्लिनिकल सिचुएशन में हम लोग करते हैं अधिक, और डेविएंट केस एनालिसिस का जो प्रयोग है सामान्य अवस्थाओं में, नॉर्मल सिचुएशन में अधिक किया जाता है। इसके अलावा स्टेक हैं, उन्होंने भी 94 में कुछ टाइप्स बताए थे, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, केवल नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने बताया था इंटरनल केस स्टडी, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया था। दूसरा इन्होंने बताया इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। तीसरा इन्होंने बताया कलेक्टिव केस स्टडी, यानी आंतरिक केस अध्ययन पहला, दूसरा साधनात्मक केस अध्ययन और तीसरा आपका है सामूहिक केस अध्ययन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो अब केस अध्ययन विधि में पूर्व कल्पनाएँ क्या करता है रिसर्चर, या क्या पूर्व कल्पनाएँ हैं इसकी, एजम्पशंस क्या हैं इसके। तो सबसे पहले देखिए क्या एजम्पशन है, इस विधि की एक पूर्व कल्पना यह है कि मानव प्रकृति में एक रूपता होती है, हालांकि यह भी सच है कि मानव व्यवहार परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि इस मेथड को स्टडी करने से पहले जो एज्यूम्पशन है वो क्या है कि जो ह्यूमन नेचर होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, हालांकि यह भी सच है कि मानव व्यवहार परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। पहला एज्यूम्पशन ये हो गया कि ह्यूमन नेचर में जो है यूनिफॉर्मिटी होती है।
दूसरा है आपका, इस विधि की दूसरी पूर्व कल्पना यह है कि इसमें संबंधित इकाई स्वाभाविक इतिहास पर आधारित होती है या होता है। स्वाभाविक इतिहास यानी कि जो नेचुरल हिस्ट्री है पर्टिकुलर केस की, पर्टिकुलर पेशेंट की या यूनिट की, तो इससे संबंधित इकाई जो यूनिट होती है स्वाभाविक इतिहास पर आधारित होता है। तीसरा एज्यूम्पशन क्या है, इस विधि में संबंधित इकाई का विस्तृत अध्ययन संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये हैं इसके जो आपके एज्यूम्पशंस हैं। अब हम लोग बात करेंगे केस अध्ययन विधि के लाभ और दोष क्या क्या हैं। ठीक है, केस अध्ययन विधि के लाभ और दोष क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके लाभ देखेंगे। तो लाभ की बात करें तो देखिए क्या है, केस अध्ययन विधि में दो विभिन्न केसेस को लेकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि दो डिफरेंट केसेस ले सकते हैं और उसका हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। जैसे अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था, डेविएंट केस एनालिसिस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें जो एकांकी जुड़वा बच्चे थे उसमें से एक नॉर्मल था और दूसरा सिजोफ्रेनिया का शिकार था। तो रिसर्चर ने क्या किया, इन दो केसेस को एक साथ जो है तुलनात्मक अध्ययन उसका किया। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो लाभ है ये है, केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन के लिए चयन किए गए केस का गहन रूप से अध्ययन संभव है, यानी कि डेप्थ एनालिसिस या डेप्थ स्टडी, क्योंकि इसमें एक समय में किसी एक केस या सामाजिक इकाई का ही अध्ययन किया जाता है। देखिए, केस स्टडी मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो है किसी भी केस का, किसी भी सोशल यूनिट का डेप्थ स्टडी किया जाता है। डेप्थ स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक समय में केवल एक ही सोशल यूनिट को कंसिडर करता है रिसर्चर और उसी के केस को हैंडल करता है। तो इससे क्या होता है, गहन रूप से उस समस्या का समाधान अध्ययन करने के बाद मिल पाता है। ठीक है, तीसरा लाभ इसका क्या है, केस अध्ययन विधि द्वारा किसी प्रकल्पना के निर्माण में काफ़ी मदद मिलती है। यानी कि कैसे, देखिए जैसे गुडे और हार्ट क्या कहते हैं, केस अध्ययन विधि से प्राप्त जो तथ्य हैं उनको शोधकर्ता विश्वास के साथ जनरलाइज तो नहीं कर पाता है। मतलब देखिए, केस अध्ययन विधि से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है आसानी से, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर जो होता है रिसर्चर एक हाइपोथेसिस तो बना ही सकता है, यानी एक हाइपोथेसिस बना सकता है। यानी केस स्टडी मेथड से फ़ायदा क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ आसानी से जनरलाइज सामान्यीकरण उसका नहीं कर सकते हैं हर सिचुएशन में, लेकिन हाँ हाइपोथेसिस निर्माण करने में जो केस स्टडी मेथड है उसका काफ़ी महत्व होता है, काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट जो लाभ है इसका क्या है, देखिए केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिससे प्राप्त तथ्यों के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले अध्ययनों में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को पहले से ही आंका जा सकता है। यानी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो भी समस्या या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और प्रेडिक्शन कर लेंगे तो उससे हम बच भी सकते हैं तथा उसे दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा सकता है। यानी केस अध्ययन विधि का एक फ़ायदा और क्या है, इससे जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम लोग भविष्य में किए जाने वाले अध्ययन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को पहले से ही भाप सकते हैं, नाप सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगला है आपका, देखिए इस विधि में चूँकि एक सामाजिक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें संबंधित इकाई के व्यवहारिक पैटर्न को पूर्ण रूप से समझने में मदद मिलती है। यानी शुरुआत में देखिए बताया था, इसमें हम लोग जो भी स्टडी करते हैं एज अ होल कंसिडर करते हैं और उसका डेप्थ एनालिसिस करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, यह विधि सामाजिक इकाई के स्वाभाविक इतिहास के बारे में जानने में मदद करने के साथ ही साथ उसका संबंध वातावरण के अन्य सामाजिक कारकों के साथ भी स्थापित करने में मदद करता है। इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट फ़ायदा है इसका, केस अध्ययन विधि में चिकित्सीय एवं प्रशासनिक उद्देश्यों यानी थेरेप्यूटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी इसके आधार पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक को चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा होती है तथा प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी केस अध्ययन शोधकर्ता को इकाई के व्यवहारिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। यानी देखिए, केस स्टडी मेथड की वजह से जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो अच्छा गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हैं, अच्छा सजेशन दे सकते हैं, राइट डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। सेम यही प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी होता है। तो ये थी इसकी अच्छाइयाँ, यानी कि इसके लाभ। अब हम इसके दोषों की बात करेंगे। यानी देखिए क्या है, इन लाभों के बाद भी इसके कुछ दोष हैं। क्या हैं, सबसे पहला दोष इसका क्या है, देखिए केस अध्ययन विधि में सब्जेक्टिविटी अधिक पाई जाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष पर पड़ता है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कोई भी रिसर्च मेथड हो, कोई भी स्टडी मेथड हो,
अगर वहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ गई यानी आत्मनिष्ठता आ गई तो उसका निष्कर्ष यानी उस रिसर्च का जो कंक्लूज़न है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, यानी निष्कर्ष सही नहीं हो पाता है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह जाती है ना, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है उसकी कम हो जाती है। अब देखिए कैसे। इस विधि में शोधकर्ता तथा अध्ययन के लिए चुने गए सामाजिक इकाई में अधिक घनिष्ठता तथा सौहार्द स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शोधकर्ता सामाजिक इकाई से प्राप्त तथ्य का सही वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर पाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होगा, मिस्टेक है थोड़ी सी। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या मतलब निकल के आ रहा, सबसे बड़ी कमी इसमें ये है कि इससे जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसका रिसर्चर जब इवैल्यूएशन करता है तो वो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, इसका कारण ये है कि जब वो सैंपल्स को सेलेक्ट करता है और उनका एनालिसिस करता है, स्टडी करता है, तो वह बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी हो जाता है, यानी घनिष्ठता के साथ व्यवहार करता है और जो रेपर्ट स्थापित करता है बहुत ही मतलब क्लोज रेपर्ट स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिसर्चर हैं वो सही तथ्य नहीं माफ़ कीजिएगा, जो सैंपल्स हैं वो सही तथ्य बताने से हिचकिचाते हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं छिपा ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मूल्यांकन है वस्तुनिष्ठ ना होकर के सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि रिसर्चर के अंदर जो है बायसिंग आ सकती है या आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी कमी देखिए क्या है इसकी। केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता पर पूर्ण जवाबदेही इस बात की भी दी जाती है कि वह किसी सामाजिक इकाई जैसे व्यक्ति या परिवार के इतिहास तैयार करे। ऐसा करने के लिए वह काफ़ी प्रयास कर सामाजिक इकाई के बारे में बहुत सारी सूचनाओं की तैयारी करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, उनके द्वारा दी गई सूचनाओं की वैधता की जांच करने का कोई तरीका इस विधि में नहीं बतलाया गया है। यानी कि केस स्टडी मेथड की सबसे बड़ी कमी क्या है, जो रिसर्चर होता है जो भी सूचनाएं ग्रहण करता है उसकी वैलिडिटी बहुत ही कम होती है, और जो मान लीजिए जो भी सूचनाएं या आंकड़े उसने कलेक्ट किए हैं उसकी वैधता कैसे नापी जाए इसका भी जांच करने का कोई तरीका नहीं है। यानी कि सूचनाएं जैसी रिसर्चर को दे दी गई उसने एज इट इज़ उसको वैसे कलेक्ट कर लिया, अब उसकी वैलिडिटी की जांच करने का उसके पास कोई तरीका इस विधि में नहीं है। यानी कि वह जो कुछ भी सूचना प्रदान करता है उसे सही मान लेने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं रहता है। अतः आलोचकों ने केस अध्ययन विधि को एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि नहीं माना है। अब देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर है, केस स्टडी मेथड एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सूचनाएं ग्रहण करता है रिसर्चर वो जो है उसकी वैलिडिटी की जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका कोई तरीका नैदानिक विधि में नहीं है, केस स्टडी मेथड में। थर्ड इस दोस्त है इसका जो है, केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, यानी कि देखिए टाइम कंज्यूमिंग है, पहली बात सबसे बड़ा एक दोष ये भी है, टाइम कंज्यूमिंग है। और क्या है, शोधकर्ता को प्रत्येक केस के बारे में विस्तृत रूप से सूचनाएं तैयार करना होता है। सच पूछा जाए तो शोधकर्ता को केस के सभी पहलुओं अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उनका हिस्ट्री या इतिहास तैयार करना होता है। इसलिए यह काफ़ी समय लेने वाली विधि होती है। साथ ही साथ यह विधि खर्चीली भी होती है। यानी दूसरी और एक दोस्त क्या है, देखिए एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, दूसरा कॉस्टली भी है। क्यों? क्योंकि जो रिसर्चर होता है किसी भी केस को, किसी भी यूनिट को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रेफरेंस में डिस्कस करता है, स्टडी करता है। इससे क्या होता है, टाइम भी लॉस होता है, काफ़ी समय लगता है और कॉस्टली भी होता है। आगे अगली कमी देखिए क्या है इसकी। केस अध्ययन विधि में चूंकि शोधकर्ता व्यक्ति से उनके गत अनुभूतियों एवं घटनाओं के बारे में पूछकर एक इतिहास तैयार करता है, जिसका बाद में विश्लेषण कर कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अतः इस बात की संभावना काफ़ी अधिक बनी हुई रहती है कि व्यक्ति अपनी गत अनुभूतियों का, विशेषकर उन अनुभूतियों का जो काफ़ी समय पहले घटित घटनाओं पर आधारित है, ठीक बतला ना पाए। ऐसी परिस्थिति में इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाएं बहुत अर्थपूर्ण नहीं रह जाती। अब देखिए रिसर्चर सूचनाएं कहाँ से ग्रहण करता है, रिसर्चर व्यक्ति के पास्ट एक्सपीरियंसेस और घटनाओं के बारे में पूछ कर ही जानता है। अब वह मान लीजिए कोई घटना ऐसी है जो बहुत ही पुरानी है, व्यक्ति को याद नहीं है, तो व्यक्ति क्या है बता तो लेता है लेकिन उस घटना को एज इट इज़ ठीक नहीं बतला पाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1 महीने पहले आपके साथ ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसने आपको झकझोर दिया था, तो आप भी याद करेंगे लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें धूमिल होने लगती हैं धीरे धीरे मेमोरी में। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, आप बता तो रहे हैं मुझे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप सही बता रहे हैं या एज इट इज़ आप वही बता रहे हैं जो उस समय उस इंसिडेंट के दौरान हुआ था,
यानी इससे क्या होता है, सूचनाएं अर्थपूर्ण नहीं रह जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता किसी एक केस का अध्ययन कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहता है। यानी कि जो रिसर्चर होता है वो सोचता है कि केवल एक ही केस हो और उसका अध्ययन करके तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। तो इसमें होता क्या है, देखिए अक्सर देखा गया है कि मात्र किसी एक केस के अध्ययन के आधार पर लिया गया निष्कर्ष सही नहीं होता है। भाई जाहिर सी बात है, किसी एक केस के अध्ययन के आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष को सामान्यीकरण नहीं कर सकते, उसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। अगर वह निष्कर्ष संबंधित केस के लिए सही भी हो जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि उसे अन्य सामान्य व्यक्तियों या सामाजिक इकाइयों के लिए भी सही माना जा सकता है। वही इसका पूरा मतलब ये है कि केस स्टडी मेथड से जो निष्कर्ष पहुंचता है उसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था। अगला देखिए इसका दोष क्या है, केस अध्ययन विधि कई पूर्व कल्पनाओं पर आधारित होती है जो कभी कभी वास्तविकता की कसौटी पर सही नहीं उतरते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं हमेशा डाउटफुल होते हैं। यानी एक कमी यहाँ पर यह है कि जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो डाउटफुल होते हैं। नेक्स्ट है आपका, केस अध्ययन विधि का उपयोग सीमित क्षेत्र में होता है, यानी लिमिटेड स्फीयर में होता है। इसे बड़े समूह या समाज के अध्ययन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस विधि में प्रतिदर्शन का भी उपयोग संभव नहीं है। देखिए केस स्टडी मेथड में हम लोग सैम्पलिंग करना भी आसान नहीं है, क्योंकि सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत ही टफ काम है इसमें। तो एक कमी यहाँ पर ये है। तो इसकी जो भी कमियां हैं इनको दूर करने का भी उपाय है। अब इस उपाय को अपनाया जा सकता है, जैसा कि कौन कौन से उपाय हैं अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो है केस अध्ययन को दूर करने का उपाय, हम जो हैं सबसे पहले सैम्पलिंग, जो सैंपल सेलेक्ट करें वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। पहला तरीका ये है कि सैंपल सिलेक्शन जो हो रैंडम हो और वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन है उनकी कोडिंग हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करें, यानी कि केवल एक पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जो रिसर्चर है उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दें। किस चीज़ के लिए? केवल इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग, यानी रिसर्चर जो होना चाहिए एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड में, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए ये लास्ट पॉइंट है कि डिस्टिंक्शन अमंग केस स्टडी, सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट एंड केस स्टडी, यानी इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि काफ़ी क्लोज हैं ये सब एक दूसरे के। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। देखिए केस अध्ययन एक, अब ध्यान से समझिएगा, केस स्टडी मेथड एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जबकि जो सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है। पहला डिफरेंस मेन ये है। सेकंड डिफरेंस है, केस स्टडी मेथड में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, शुरुआत में ही मैंने बताया था। लेकिन सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग आईवी में जोड़ तोड़ आराम से कर सकते हैं। यानी देखिए जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड जुड़ जाता है वहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आसानी से जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब आगे अगर आप बात करें, देखिए क्या है केस हिस्ट्री। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा केस अध्ययन तथा इससे मिलते जुलते एक अन्य शोध अध्ययन विधि जिसे केस इतिहास यानी केस हिस्ट्री कहा जाता है, इसमें भी अंतर किया है। क्या अंतर किया है? देखिए जो केस स्टडी मेथड है इसमें वैज्ञानिकों द्वारा एक अग्रदर्शी पर्सपेक्टिव यानी फ्यूचर पर्सपेक्टिव और लॉन्गिट्यूडनल दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यानी केस स्टडी मेथड में जो साइंटिस्ट है या जो रिसर्चर हैं वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, लॉन्गिट्यूडनल दृष्टिकोण के हिसाब से केस स्टडी में स्टडी की जाती है। लेकिन केस हिस्ट्री में क्या होता है, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि भूतकाल का इसमें हम देखते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एंड आर्कीवल यानी पूरा लिखित दृष्टिकोण अपनाया जाता है किसमें? केस हिस्ट्री में। यानी दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि केस अध्ययन में शोधकर्ता चुने गए केस का अध्ययन आगे आने वाले भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है, जबकि केस इतिहास में शोधकर्ता चुने गए केस के बीते व्यवहारों, घटनाओं या उसके बारे में विभिन्न स्रोतों जैसे स्कूल, अस्पताल, सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों आदि में लिखित अभिलेखों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी एक लाइन में मैं ये कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि केस स्टडी क्या है, फ्यूचर पर्सपेक्ट में बात करता है, भविष्य की बात करता है। लेकिन केस हिस्ट्री क्या है, पास्ट, आपका भूतकाल की बात करता है। ये एक लाइन में डिफरेंस है। तो ये था आपका केस स्टडी मेथड। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, चैनल पर सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीजीटी साइकोलॉजी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट के साइकोलॉजी के, एजुकेशन के। तो एक बार चैनल पर जरूर विजिट करिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट पड़े हुए हैं। इसी तरीके की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।